यस ना? ओके सर। अच्छा यस तो सर। ठीक है सर। देखो कॉर्पोरेट लॉ में ना बात चल रहा था शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड लॉ के ऊपर। उसमें शेयर कैपिटल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मैंने सेक्शन वाइज किया था। कुछ टॉपिक बताना और जरूरी है, इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है जैसे बाईबैक, बोनस, ये सब कुछ एरिया है जिसके बारे में ना थोड़ा सा बात करना चाहिए, जो पूछता भी है एग्जाम में। ठीक है, चलो उसको थोड़ा सा थॉरो समझते हैं, फिर आगे जाके रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर भी में बात करेंगे। अच्छा, ऑफिशियली कहाँ तक हुआ था? कॉल्स शेयर कर कॉल्स इन शेयर्स होगा, होगा या हो गया था? होगा। होगा। कॉल्स शेयर कॉल्स इन एडवांस। ये सब होगा, ये सब तो जानते हो मोटा मोटी आप लोग। चलो फिर भी लॉ नहीं जानते, कॉन्सेप्ट। हाँ मतलब इसका यूज जानते हो बट इसका लॉ नहीं जानते। चलो, स्क्रीन ऑफलाइन में शेयर है बट ऑनलाइन में नहीं है। ओके सर। तो बेसिकली हम लोग शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड लॉ पढ़ रहे हैं सर। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, प्रैक्टिकल यूज इसका बहुत ज़्यादा है, जितना कम बोलो उतना कम है। मैंने इतना प्रैक्टिकल यूज है इसका। मैंने डेली लाइफ में, डेली तो वही मेरा तो सारा दिन शेयर मार्केट में ही चल जाता है। ठीक है, मतलब 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक पागल करके मारता है मुझे। ठीक है, सर देखो क्या हुआ क्या होगा। ठीक है, हमेशा आंसर नहीं करता, पूछता ही रहता है कुछ ना कुछ। इतना जवाब मैं देख कब कब दूंगा, जो भी हो। अच्छा, कॉल्स ऑन शेयर्स ये क्या कॉन्सेप्ट है? कॉल्स ऑन शेयर्स सेक्शन 49 से लेके 51 के बीच में बोला है। कॉल्स ऑन शेयर्स मैंने बेसिकली आप लोगों का बचपन वाला अकाउंट थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, बचपन वाला अकाउंट्स 11-12 वाला, उसमें कंपनी क्या करता है, शेयर इशू करता है। तो शेयर इशू करने के टाइम पे शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है या फिर नया वाला कोई किसी को भी, नॉर्मली शेयर का कॉल न्यू शेयर इशू के टाइम पे भी हो सकता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसके टाइम पे भी हो सकता है। अल्टीमेटली कॉल का मतलब क्या है, बुलाओ। कॉल का मतलब क्या है? अब बुलाओ यार, पैसा चाहिए मुझको, सिंपल बात है। अगर सिंपल भाषा में बात करें क्या मतलब है? हमें, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा कंपनी है, मेरे को चाहिए पैसा। ठीक है, तुम लोग मार्केट में सोच रहे हो कि कहाँ 2-4 पैसा ज्यादा होगा। रिस्क टेकर बंदे हो भाई, बैंक में पैसा रख के खुशी नहीं मिलता तुम्हें, क्योंकि बैंक आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देता है, इन्फ्लेशन भी प्रॉपरली बीट नहीं करता बैंक वाले। इतना पैसा हम लाखों करोड़ों हम लोग जमा करके रखते हैं। ठीक है, जिसके पास 1,000 है वो 1,000 जमा करता है, जिसके पास लाख है, जिसके पास करोड़ है, जिसके पास अरब है। ठीक है, वो सब अपना अपना बैंक में ही डाल देते हैं, सेफेस्ट एरिया है, वही करना चाहिए। लेकिन उसमें तुम बड़ा आदमी, रिच आदमी नहीं बन सकते। ठीक है, अगर अपने आप को रिच बनाना है तो ये सब भीड़ से अलग होना पड़ेगा। और भीड़ से अलग क्या है? शेयर। शेयर मार्केट सच में आपको भीड़ से अलग कर सकता है, ये 100%। आज आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट आधा घंटा में, लास्ट आधा घंटा में मार्केट क्लोजिंग में 450 करोड़ का लोगों का वेल्थ क्रिएट हुआ है। कितना? 450 करोड़ का वेल्थ क्रिएट हुआ है। इसमें बहती गंगा में मैंने भी थोड़ा हाथ धोया है। ठीक है ये देखो, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। मैंने मार्केट, ये शेयर मार्केट में क्यों इतना लोग पागल होते हैं, क्योंकि पैसा 2-4 कमाना है तो यू हैव टू डू इट। देखो, 450 नहीं, गलत बोल दिया, बहुत छोटा अमाउंट, 450 लाख। ये देखो, हाँ, एच डी एफ सी बैंक गिरा है। ठीक है, बड़ा है रिलायंस और स्टेट बैंक, ये दोनों के कारण निफ्टी भयंकर ग्रोथ दिया है। मैंने, हम भी उम्मीद नहीं किए थे ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब हुआ तो कंट्रोल के बाहर था। ठीक है, तो मैंने लास्ट मिनट में, मेरे को 500 टका मिला लास्ट 5 मिनट में। और जो थोड़ा पहले समझ गया था, मेरा 2-4 कॉल आ गया था, वो तुमको, तुम्हारे साथ ही तो बात कर रहा था मैं उसी के आसपास तो उस टाइम पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो ठीक है, नहीं नहीं, वो तो मैंने कॉल किया था उसको। मैंने कॉल किया था, कुछ स्टूडेंट्स को पीजी का जरूरत है उस टाइम पे, तो मेरे को सब बोल रहे हैं कि सर क्या करें। मार्केट गिर गया था 24,220 पे। 24 हिस्टोरिकल एक टाइम, मैंने ये मैंने बहुत रेयरेस्ट रेयरेस्ट है। 24,220 से
320 100 पॉइंट्स में मार्केट उछला है विद इन 15 मिनट्स, है ना। ऐसा उठता ही गया, उठता ही गया, उठता ही गया, रोकने का नाम ही नहीं है। और आज सुबह क्लास कराते कराते मैंने बस बोला कि मार्केट तब 70-80 के आसपास था, मैंने 24,270-280, तो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली बोला मेरे को लग रहा है कि एक बार 220 के आसपास आएगा, ठीक है। आया, और उस टाइम पे मैंने जस्ट ग्रुप में पोस्ट किया कि देखो सर हिट कर गया, तो मेरे को लव साइन देके बोल रहा है यस सर यू आर राइट, ऐसा करके मेरे को लव साइन देके एक कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। बोलते बोलते वो जो 220 से जो छलांग मारा सीधा 320 पे। फिर मैं तो कारण नहीं समझा, फिर मेरा जो स्टूडेंट लोग मार्केट में काम करता है वो बाद में लिखता है ये सब इनके कारण नहीं हुआ है, रिलायंस और स्टेट बैंक के कारण हुआ है कि FIDI भर भर के रिलायंस और SBI का शेयर खरीदा है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने जो पैसा कमाया ना 450 लाख करोड़ ये जैसे मार्केट लेता भी है देता भी है, ठीक है। तो वही चीज है, 450 लाख करोड़ का वेल्थ क्रिएट, वो भी फ्यू आधा घंटा के अंदर। मैंने हार्ट बीट बढ़ाने वाला चीज है, हार्ट का रोगी को स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं अगर उसको पैसा मिल भी जाएगा ना खुशी से मर जाएगा, और अगर उसका पैसा गायब हो जाएगा वो दुख से मर जाएगा। इसलिए अगर हार्ट वीक है स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर देम, जो भी हो। लेकिन मार्केट में कंपनीज तो इसी के चलते ये सब लॉ आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो कॉल्स ऑन शेयर सेक्शन 49, द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर to pay the full value of the shares held by him which is currently partly paid up in enforced by making calls or payment। माने मानो नॉर्मली जब कंपनी IPO इशू करता है, IPO इशू के टाइम पे आजकल ना ये कॉल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। IPO में एक ही बार में सारा कॉल पूरा करना पड़ेगा। IPO में कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का कॉन्सेप्ट पहले था, क्योंकि पहले लोगों को मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं था, तो मार्केट के पास ये मोनोपोली नहीं था, ठीक है। पहले ना फिजिकली मिलता था, हमारे कोलकाता में अगर बात करो तो डलहौजी में ना फिजिकल मिलता था, इवन मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, और मैं वो थोड़ा देख बहुत। के आया हूँ वो स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता हाँ, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के सामने फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो वो फॉर्म मैं बात कर रहा हूँ अप्रोक्स 2007-8 तक थोड़ा बहुत चला है, इवन 10-12 तक भी फिजिकल फॉर्म में शेयर को मैंने शेयर में पैसा लगाना कॉन्सेप्ट चला है। इवन डालोजिंद में तो ऐसे ही नॉर्मल लोग वेंडर लोग भी लेके बैठता था कि इस कंपनी का शेयर आया है, फॉर्म ले लो, फॉर्म ले लो, फॉर्म ले लो। हाँ हाँ, उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन चालू हुआ, तो उसके बाद ये सब मतलब डलहौजी में कोलकाता का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माना जाता है, सेंट्रल कोलकाता में है, वो सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे गायब हो, तो वो शेयर आने से ना उसमें ना पार्ट बाय पार्ट भी पेमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज के डेट में जब कंपनी शेयर इशू करता है तो एक जैसे मानो जीरोधा, ठीक है, सॉरी जीरोधा नहीं, IPO के बारे में बताना है। जैसे मानो ये कंपनी अभी आ रहा है, ठीक है, एम्बे लैबोरेटरीज, ठीक है, अम्बे लैबोरेटरीज, ठीक है। अरे हुंडई भी आ रहा है, वाह, हुंडई भी आने वाला है। चलो देखते हैं, हुंडई तो ऐसे जापानीज है बट इसका जो इंडिया नाम है वही लाने का कोशिश कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक भी लाना चाहता है, इसका शेयर हिट करने का चांसेस बहुत आएगा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट अच्छा है, जो भी हो। अब देखो ये लैबोरेटरी का शेयर आने वाला है, तो लुक एट दिस, 65 to 68 करके इसका दाम रखा है। अब पॉइंट इज दैट कि ये जो 65 to 68 है, कितना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोला है, 2000। अब ये कॉल ही कर रहा है ना आपको, कॉल ही तो है, प्रैक्टिकली समझो, लॉ तो है उसी चीज का, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाओगे तो पढ़ने के टाइम पे क्लियर क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो 2000 आपको कॉल कर रहा है, 2000 शेयर मिनिमम, ये लॉट साइज है, क्या ये लॉट साइज। अब जो लोग मार्केट में कॉल किया है IPO में, तो ये प्राइस बाउंड है, ठीक है, रेंज बाउंड है। सर 65 में करें कि 68 में करें, सर आप जिसको मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मानो कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है तो इन दैट केस ज्यादातर लोग ना ज्यादा वाला दाम ज्यादा देता है, इसमें चांसेस है, लोग बोलते हैं। अब इसका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि 65 वाले अगर कोई करे मैंने पेमेंट के टाइम पे देगा तो क्या 65 वाले को नहीं मिलेगा, क्या सिर्फ 68 वाले को ही मिलेगा। मार्केट में एक प्रैक्टिस है कि हायर बैंड में करो, ठीक है, 68 में करो, अगर बाई चांस ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो शायद तुमको मिस ना करे, ठीक है, ऐसा एक परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि जो लोग लोअर बैंड पे करते हैं ना उसी में मिलता है। आई डोंट नो इसके पीछे ये लोग क्या करता है, मैंने मेरे को अभी तक प्रॉपरली समझ में नहीं आया कि अंदर में क्या खेल सकता है, जो भी हो। इसी के अंदर या तो 68 करके ही अगर मैं मानूं
तो 2000 से इंटू 68। कभी कभी कोई कोई कंपनी तो बैंड यूज नहीं करता है, वो सीधा एक ही दाम देता है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली ना प्राइस डिस्कवरी के लिए करता है। प्राइस डिस्कवरी मैंने विच इज बेस्ट प्राइस इन लिस्टिंग टाइम, वो प्राइस डिस्कवरी के लिए 3% का रेंज रखता है, कभी कभी 3, किसी का 10, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी टू कंपनी, उसके अंदर अभी नहीं जाते। तो 68 इंटू 2000 कितना पैसा हो रहा है? हम्म ओए, बट हाँ 13,000 समथिंग होगा, देख ठीक से। 1 lakh and 6,000. 1 लाख सर 3 0 है ना? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2000 और 68 का एक का है, इतना पैसा लग जाएगा? आज तक तो इतना महंगा शेयर नहीं आया। 13,600. तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा आईपीओ मैंने आज तक नहीं देखा। 68 इंटू 1,36,000. 14,000 के करीब होता है मोस्टली। 13,600। हाँ, हर आईपीओ 13-14,000 के ओ करीब 200, होता है। सॉरी सर, एक सेकंड 2000 क्वांटिटी बोला है, 2000 इंटू 68, 1,36,000 इतना मांग रहा है? तो पहले कभी देखा नहीं। नॉर्मली तो 14-15 का ही मांगता है नॉर्मली, सीरियसली सर। 14-15 से ज्यादा लॉट साइज नहीं करता है, मैंने वन लॉट में। इसका देखो GGVL का, इसका चेक कर दो। 600 क्वांटिटी 190 का कितना होता है? 1 lakh. इतना महंगा कर दिया? 96,000, 1,08,600। वाह वाह, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी। पहले इतना नहीं होता था, पहले तो ज्यादातर केस में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 15,000 के अंदर सब फिट हो जाता था। ये रिसेंटली हुआ है, वो जब से आई थिंक ऑप्शन मार्केट में 50 का लॉट को 25 किया है और आईपीओ का लॉट साइज को ज्यादा कर दिया। आई थिंक, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। जो भी हो, आप लोग भी जान लो सर, ये अच्छा एक अपडेट है, क्योंकि लेटेस्ट तक सर 15,000 में सब हो जाता था एक लॉट के पीछे। जो भी हो, अब जितना है अब तो वही देना पड़ेगा, पैसा है तो आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि सभी कंपनीज का है। हाँ मुझे तो वही लग रहा है। देखना इसका, इसका कितना है, इसका लॉट देखते हैं। 72 1600 क्वांटिटी। सभी का ऑलमोस्ट सेम है अभी तक, तो वही दिख रहा है मुझे, पहले ऐसा नहीं था। ये देख, एक सेकंड रुक, ये देख रिसेंटली अगर हम लोग देखें, क्या देख, इक्सिगो का, इक्सिगो भी तो किसी रिसेंटली हुआ था, कितना था? 161.93 इंटू कर, मैंने बोला था क्लास में, बोला ना रिसेंटली, तो ज्यादा पुराना बात नहीं इक्सिगो का। पता नहीं है जो कंपनी का ये स्पेसिफिकली कुछ बात है कि कंपनी अपना खुद चाहता है कि सेबी ने जबरदस्ती किया, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन लगातार 3 देखा, 3 का ही सिचुएशन ऐसा है। चलो जो भी हो, अब जो है वो तो है ना। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था कि ये जो कंपनी हमसे मांगते हैं, ये कॉल ही कर रहे हैं। तो कॉल में, लेकिन इस केस में ना कोई ये फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब कुछ नहीं है। सीधा पूरा पैसा जमा करो, ठीक है, 1,60,000 दो, फिर कंपनी आपको एक टाइम देता है, उसके अंदर आपका अलॉटमेंट डेट बोल देता है, उसके अंदर आपका अलॉटमेंट कर देगा। 9 जुलाई को जैसे ये अलॉटमेंट हो जाएगा। इसमें कोई सेकेंड थर्ड का कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम या कॉल सिस्टम नहीं है। लेकिन तो फिर क्या सच में रियल में नहीं होता है? होता है। जब कंपनी राइट इशू करता है, जब कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करता है, एफपीओ करता है, या फिर मान एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अंदर, मैंने पब्लिक ऑफर नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर करते हैं, पब्लिकली नहीं। जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर है उन्हीं को बोलते हैं, उसको राइट इशू बोलते हैं। जो कंपनी का ऑलरेडी कंपनी का राइट होल्ड कर रहा है उन्हीं को देता है। तो ऐसे केसेस में कॉल मनी कंसेप्ट आज भी है, और प्राइवेट कंपनीज के केस में ये कॉन्सेप्ट आज भी चलता है। एक ही बार में सारा पैसा नहीं लगता। तो चलो सर, एक प्रैक्टिकल आइडिया हो गया। जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है वो भी देख रहे हो, ये सब सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये सब डेली लाइफ का एक पार्ट हो गया आज के डेट में। आज के डेट में नहीं, हमेशा से था, लेकिन प्रॉब्लम है कि कभी हम लोग इस तरह से इसको देखते नहीं थे। The liability of a shareholder to pay the full value of the shares held by him, which is currently partly paid up, is enforced by making calls for payment. माने मानो अगर जैसे आप लोग बचपन में करते थे, 10 टका का फेस वैल्यू है, ठीक है,
कॉल मनी में 2 টাকা एप्लीकेशन में दिया, 2 টাকা अलॉटमेंट में दिया, 1 টাকা फर्स्ट कॉल का दिया, तो 5 টাকা पे किया, ठीक है, 5 रुपीज पे किया, तो भी 5 रुपीज बाकी है, तो जो बाकी अमाउंट होगा वो पैसा कॉल करेगा। It is worth nothing here that every shareholder is under a statutory liability to pay the full amount of his shares, as section 10 subsection 2 declares that all money payable by any member to the company under the memorandum of article shall be debt due from him to the company। एकदम स्पेसिफिकली लॉ क्या कहता है समझ में आ रहा है कि अगर आपका शेयर का माने आपने पहले कंपनी का एप्लीकेशन लेके एप्लीकेशंस में साइन करके बेसिकली अप्रूवल लेके उसमें टिक लगा के अपने सारा चीज क्या बोला कि हाँ मैं कंपनी को इतना इतना पैसा दूंगा, लेकिन बाद में जब कंपनी आपसे मांगता है और आप बोलते हो कि हम नहीं देंगे, तो ये भले ही आप कंपनी का शेयर होल्डर हो रहे हो, लेकिन अगर कंपनी को आपसे पैसा पाना है, ठीक है, ऑल मनी पेबल बाई एनी मेंबर ऑफ द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल एमओए एंड एओए के हिसाब से ये शैल बी अ डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। ये माना जाएगा कि कंपनी का आपके प्रति मैंने आपका कंपनी के प्रति ड्यू है, और कंपनी अपने डेब्ट के हिसाब से जैसे मांगते हैं ना कि लोन बाकी होने से जो राइट आता है, कंपनी का भी शेयर होल्डर के ऊपर वैसा राइट आ जाएगा। और कॉल से अगर पेमेंट नहीं करोगे तो फिर फॉरफिट भी कर सकता है, जो जितना दिए हो वो भी जाएगा, शेयर होल्डिंग तो मिलेगा ही नहीं, बाकी जितना दिए थे, ठीक है, वो भी जाएगा। नाउ पॉइंट इज सर, बट the liability to pay his debt arises only when valid call has been made। बट अगर वैलिड कॉल भी तो होना चाहिए कंपनी की तरफ से। सेक्शन 49 lay down the principle of uniformity, whereas section 50 deals with calls in advance, and section 51 contains the provisions regarding the dividend rights on paid up amount। ठीक है, कि पेड अप अमाउंट में अगर कंपनी की तरफ से कंपनी जब जब डिविडेंड देता है, क्या उसे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, ये राइट के बारे में बात करता है। चलो देखते हैं, कॉल शैल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, सेक्शन 49 क्या कहता है। कॉल शैल बी मेड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स दैट आर फॉलिंग अंडर सेम क्लास। से फॉर एग्जांपल, क्लास माने शेयर का क्लास, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इसे क्लास बोलते हैं, ठीक है, वो 1 2 3 4 क्लास नहीं, जो, ठीक है। अच्छा, यूजुअली शेयर विद सेम नॉमिनल वैल्यू आर कंसिडर्ड एज सेम क्लास, but share of the same nominal value on which different sums has been paid shall not be deemed for this purpose to fall under the same class। मतलब जैसे डीबीआर हो गया, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, है ना, वो डिफरेंट क्लास हो गए। एक ऑर्डिनरी शेयर होता है, एक डीबीआर वाला होता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो भी डिफरेंट शेयर का हो गया, भले ही वैल्यू सेम हो, बट अगर उसका राइट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है तो फिर वो भी डिफरेंट माना जाएगा। हाँ, क्लास ऑब्वियसली अलग होगा ना, हाँ, इक्विटी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, शेयर्स विद द सेम नॉमिनल वैल्यू आर कंसीडर्ड एज सेम क्लास, बट शेयर्स ऑफ द सेम नॉमिनल वैल्यू ऑन व्हिच डिफरेंट सम्स हैज बीन पेड शैल नॉट बी डीम्ड for this purpose to fall under the same class। A shareholder on whom a regular call for payment has been served may choose to pay only part of the sum due। जिसको पेमेंट करना है वो सिर्फ अपना ड्यू पैसा देगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा। अगर कंपनी आपसे पैसा मांगता है क्योंकि आप शेयर होल्डर हो और आपने पहले कंपनी को कुछ पे करके रखा, जो आपने कंपनी को वादा किया था एप्लीकेशन साइन करने के टाइम पे, उस टाइम पे अगर मानो कंपनी को 10 टका देना था, सपोज आप 1 लाख शेयर खरीदने का वादा किए थे, तो 1 लाख इंटू 10 टका कितना होता है, हाँ, 1 लाख इंटू 10 कितना होता है, 10 लाख। लेकिन आपने 5 टका दिया था, ₹5 पेड हो चुका है, तो ड्यू कितना है, 5, तो वो 5 ही आपसे मांग सकता है, एक्स्ट्रा कोई भी अमाउंट नहीं मांग सकता। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट मांगता है तो वो एमओए और एओए में उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए अलग से मीटिंग होगा, अप्रूवल होगा, फिर जाके होगा, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा अमाउंट का कोई मतलब, हाँ, एकदम सर। ऐसा नहीं कि तुम शेयर होल्डर हो, कंपनी को प्रॉब्लम है, आपको देना पड़ेगा, मैंने मस्ती थोड़ी चल रहा है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में चलता है। So here it is important to consider the debt is not an entire and invisible debt. Therefore, the company may be bound to accept the amount tendered by the shareholder. How much to call on partly paid shares? This will be decision on board subject to clause of article and terms of issue। यानी कितना पार्टली पेड में कॉल करे वो कंपनी के ऊपर है कि उसको कितना चाहिए, बोर्ड कितना डिसाइड कर रहा है। जितना जरूरत होगा उतना ही नॉर्मली कंपनी मांगता है, जरूरत से ज्यादा पैसा आने से भी दिक्कत है,
क्योंकि हम लोग नॉर्मली अपने नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आने से ज्यादा तेल मार देंगे, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। बड़े बड़े कंपनीज के केस में क्या प्रॉब्लम है, तुम अगर ज्यादा पैसा आ जाता है और तुम्हें बिजनेस पे लगाने का जगह नहीं है तो एक्स्ट्रा पैसा को क्या करोगे? कोई बोलेगा सर बैंक में डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा अमाउंट भी ना बैंक भी लेने से पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, क्योंकि वो पैसा तो शेयर होल्डर का है, तो फिर उसका लीगलिटी का क्या होगा? फिर कंपनी उसको अगर प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए और ऊपर से इसको होल्ड, ये इतना बड़ा पैसा को मेंटेन करने का एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाता है। फिर वो पैसा अगर बैंक को दे दो और बैंक उसको अगर लोन दे दिया तो फिर उसका तो कंट्रोलिंग का इशू हो जाएगा ना। तो ये सब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मैंने एक्स्ट्रा पैसा आ गया, हाँ बैंक इन्वेस्ट कर देगा, आप बोल ही सकते हो जैसे हम लोग सोचते हैं। इन द रियल लाइफ में ये पैसा एक बार मार्केट में स्प्रेड हो जाए ना, फिर उसका जिसके पास कंट्रोल नहीं है वो तो फिर मुश्किल में आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा आने से हम इन्वेस्ट करके कमाएंगे फिर शेयर होल्डर को लेकिन वेरी क्रिटिकल थी। इसलिए जितना जरूरत है, हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे फाइनेंस पे, उसका नाम है सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, उस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आता है सर कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कैश मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट जब पढ़ाएंगे ना मजा आएगा, तब आप समझोगे कि एक्स्ट्रा कैश का क्या प्रॉब्लम होता है। कैश मैनेज करने के लिए कंपनी को खर्चा आता है, इसलिए ज्यादा कैश ना हो कंपनी वो भी सोचता है। कैश मैनेजमेंट इज ए डिफरेंट। ठीक है, मैंने जितना जरूरत है ऑप्टिमम, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। ठीक है, जितना जरूरत है उतना करो, ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा बहुत खतरनाक हो सकता है, अति। ठीक है, अति हानिकारक। एक गाना था ना, कौन सा मूवी में, आमिर खान का, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हाँ, दंगल में बोला था। दंगल। दंगल, दंगल, दंगल। Prism Glass Limited issued three series of equity shares. अच्छा, all carry the nominal value of rupees 100. Paid up value of each share is 100, 80 and 55 respectively. All we considered as different class of shares. Since so first class share is fully paid up, no call can be made. अगर 100 दे चुके हैं तो, whereas in case of remaining two classes, call can be made. क्योंकि paid हुआ है 80, इसका अभी भी nominal value है 100, इसका है 55, लेकिन उसका अभी भी बाकी पैसा है, देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, 3 क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, 3 सीरीज, 3 सीरीज में दिया है। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि नॉमिनल वैल्यू 100 है, लेकिन फर्स्ट केस में पूरा का पूरा 100 ले लिया, ये एक सीरीज हो गया। सेकेंड केस में, ठीक है, मैंने बेसिकली ये 3 सीरीज है, सेम नॉमिनल वैल्यू का है, लेकिन जब पेड अप वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में पूरा कैश वाला हो गया, मैंने नगदी हो गया, सिंपल। सेकेंड वाला केस में पूरा नगद नहीं हुआ। ठीक है, 80% नगद हुआ, 20% बाकी है। थर्ड वाला केस में 45%, 55% नगद है, बाकी बाकी है। ठीक है, तो वो जो बाकी वाला केस है वो उसको उसके लिए कॉल करेगा कंपनी। नॉमिनल तो नॉमिनल वैल्यू तो 100 है ना, तो ये भी एक क्लास माना जाएगा। अच्छा, वेयर शेयर होल्डर पेड the first 2 calls after a great delay and neglected to pay the third call, and the directors being annoyed and called upon him to pay the whole amount due, is your opinion is called valid? ये इस तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, डायरेक्टर अनॉय हो गया, आपको बोला के ए, तुम बहुत देरी करते हो, ये कोई नॉर्मल, जैसे हम लोग फीस बोल रहे तुम बहुत देरी करते हो फीस देने में, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, a call can't be made on some of the members only unless they constitute a separate class of shareholder, hence such call shall be invalid। मैंने कहना का मतलब है, ये सेपरेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर कौन होते हैं? जैसे मानो कंपनीज के केस में ना, जैसे एक तो होते हैं हाँ, तुम इसमें प्रेफरेंस को भी ला सकते हो, डीबीआर को भी ला सकते हो, या फिर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर जो बेसिकली स्पेशल वोटिंग राइट्स भी होल्ड करता है, और वो ब्लॉक डील करता है कंपनी के साथ। माने बेसिकली वो ओपन मार्केट में कंपनी में शेयर नहीं खरीदता है। ठीक है, हो सकता है कि वो ब्लॉक डील कर रहा है, एंकर इन्वेस्टर है। ठीक है, माने उनको एट ए टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी पे लगाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर कंपनी का जरूरत हो और वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर होल्ड कर रहा हो, तो कंपनी उसको बोल सकता है कि जरूरत था, अगर आपको ठीक लगे, आपको अगर लगता है तो आप पैसा पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि वो लोग कोई नॉर्मल, माने नॉर्मल शेयर होल्डर नहीं थे, नॉट वेरी जनरल शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी नहीं है, वो खास है ऑब्वियसली।
हाँ वो एक उस, हाँ वो भी आर्टिकल में लिखा रहेगा ऑब्वियस। अदरवाइज ऐसे नहीं है, मन मर्जी डायरेक्टर को मन हुआ, किसी के गुस्सा गुस्सा हो गया और उसको आके बुलाता है, भाई तुम लास्ट बार बहुत देरी की, इस बार तुम जल्दी दे दो। सबको बोलो भाई, शेयर होल्डिंग के केस में सबको बोलना पड़ेगा। अच्छा ये था कॉल्स का नॉर्मल बात। अब आते हैं सर कॉल्स इन एडवांस सेक्शन 50। ये क्या कहता है? एज पर सेक्शन 50 ए कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर्स द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड और एनी शेयर्स हेल्ड बाय हिम ऑल्दो नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। कॉल नहीं किया है पर फिर भी आप पेमेंट कर रहे हो तो एडवांस हो गया ना। Yes. ए कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड, अगर ऑथराइज्ड है उसको आर्टिकल में, अगर वो ऑथराइजेशन है उसको, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, पैसा बाकी है मैंने जो एज पर एप्लीकेशन है उसके हिसाब से बाकी है, ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय ऑल्दो नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, कंपनी ने अभी तक उसको कॉल नहीं किया पर वो, बट वो खुद ही दे रहा है, ठीक है, तो उसे एडवांस माना जाएगा। समझे? हाँ जब कॉल होगा तो एडजस्ट करेगा। लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट है। सच एडवांस पेमेंट विल एंटरटेन द मेंबर टू मोर वोटिंग राइट्स एज कंपेयर्ड विद अदर मेंबर्स अंटिल ऑल हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू पे। जब तक पूरा कॉल नहीं हो जाता तब तक नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको मैंने नहीं, सच एडवांस पेमेंट विल नॉट एंटरटेन द मेंबर टू मोर वोटिंग राइट्स। मैंने ऐसा नहीं कि तुमने एडवांस दिया तो तुमको एक्स्ट्रा वोटिंग पावर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने बेसिकली अंटिल ऑल हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू पे, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एडवांस पे किया तो मुझे पहले वोटिंग राइट्स दे दो और मुझे डिसीजन मेकिंग पावर दे दो। आपने एडवांस दिया अच्छी बात है, लेकिन जब तक पूरा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए जो एडवांस दिया है उसका वोटिंग राइट भी एक्टिव नहीं होगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, एडवांस देने में भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन सच एडवांस इफ परमिटेड बाय आर्टिकल, ये हो सकता है क्योंकि कंपनी अगर उसको यूज करेगा अपने बिजनेस के लिए उसमें इंटरेस्ट हो सकता है अगर आर्टिकल में ऐसा परमिशन है तो। हियर इट इज फोर्थ नथिंग that where the rate of interest is permitted by the article on such advance payment, same could be varied by the shareholder in general meeting. To illustrate, a rate 6% may increase to 10% by shareholder. ऐसा हो सकता है। देखो कंसिडर करो एक क्वेश्चन दिया है इधर, एग्जांपल कोरिएंडर मसाला, आहा कंपनी का नाम कोरिएंडर मसाले लिमिटेड, ठीक है, आप नाम रख लो ऐसा, जिंजर मसाला, कोरिएंडर मसाला, ठीक है। नहीं कोरिएंडर तो धनिया को बोलते हैं, सब धनिया लिमिटेड रख दो भाई तुम लोग जानते हो यूट्यूब में ना एक बड़ा फेमस खाने का वीडियो बनाता है और कहाँ का है पता नहीं, उसका नाम है, नाम भी नहीं पता, उसका शॉर्ट्स बहुत वायरल होता है। वो ना बहुत मैंने इजी इजी कुकिंग रेसिपीज दिखाता है और बहुत ही ना एक अलग टोन से बात करता है, शायद आप लोग जानते होंगे। तो लड़का है, ठीक है, तो उसका एक चीज कॉमन है, बोलने से तुमको समझ में आएगा, वो ना हर चीज में धनिया डालता है और धनिया के साथ उसका एक स्पेशल रिश्ता है, वो धनिया को एक इंसान की तरह ट्रीट करता है उसके स्टोरी में। और वैसे धनिया को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज पे फेंक के मारते हैं ना ठीक है, तो लास्ट में ऐसे बोलते हैं पे धनिया को फेंक के मारने का। और मानो उसके सामने अगर धनिया दिखता नहीं है, मानो कहीं छुप गया है, ए धनिया किधर गया, ठीक है, तो उसका वो टोन ना बड़ा मजा आ रहा है धनिया के लिए। उसका नाम आई डोंट नो, सागर सागर सागर्स किचन बोल के कुछ है, हाँ ठीक है। वो पहले ना पूरा 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 वीडियो डालता था, उतना वायरल नहीं होता था, उसने ना एक टोन लिया, थोड़ा साउथ इंडियन टोन लिया, तेलुगु स्टाइल में हिंदी बोलता है, ठीक है, वो कहाँ का है आई डोंट नो, तो वो उसी स्टाइल को एक टोन बनाया, एक ना म्यूजिक की तरह हो गया, मैंने जैसे एक सुर में बोलना और उसी सुर में वो शॉर्ट्स बनाना चालू किया, तब से उसका वीडियो गजब का वायरल होता है। और धनिया उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, ए धनिया किधर गया है, और धनिया को फेंक के मारने का, ऐसे हम लोग करते हैं किसी भी चीज में, धनिया तो फेंक के, स्पेशली चाट पकौड़ा जैसे चीजों में। आजकल तो मार्केट में धनिया मिल ही नहीं रहा है जब से बारिश आया है। कोरिएंडर मसाले लिमिटेड has issued 10 lakh equity shares of rupees 10 each, on which 6 per share has been called till allotment, and the first and final call of rupees 4 is yet to be met. Yet to be met, अभी बाकी है। रीना holds 10,000 shares on which she has paid whole of 10 per share, पूरा दे दिया,
इन द अपकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम, ईजीएम जानते हो? तो फुल फॉर्म हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजीएम एंड ईजीएम? हाँ 6 मंथ्स या 9 मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर तुमको एजीएम करना ही पड़ेगा, ये सर रूल्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन और भी रूल्स है जो मैं एजीएम एजीएम के क्लास में बोलूंगा, किसी किसी केस में 9 मंथ का भी एक प्रोविजन है, तो उतना डिटेल्स में फिलहाल नहीं जाता। ईजीएम और एजीएम में बस इतना सा फर्क जान लो, बाकी डिटेल्स और भी चर्चा होगा जब एजीएम एजीएम का डिस्कशन करूंगा मैं। इतना समझो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो बात एजीएम में नहीं होता है उसके वो बात की करने के लिए एजीएम बुलाया जाता है, यह है सिंपल मतलब। क्योंकि एजीएम तो साल में एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, अगर इन द मीन टाइम कंपनी को जरूरत पड़ेगा तो क्या वो नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करेगा? ठीक है, तो उसके लिए ये एजीएम का प्रोविजन है। ठीक है, एजीएम तो नहीं बुला सकते, वो तो उसी टाइम पे होगा, लेकिन इन द मीन टाइम कितना जरूरी चर्चा हो सकता है ना। हम, मेरा और मैम का छोटा सा कोचिंग है, इसी में हम लोग कितना बीच बीच में मीटिंग बुलाते हैं खुद में। ठीक है, ऐसे मैम से ज्यादा मैं ही बुलाता, मैम भी बोलते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंट बात था इस मैटर पे, इसका क्लास को लेके उसका क्लास को लेके, तो फिर एक बड़ा कंपनी को कितना बार मिलना हो सकता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो वैसी चीज में तो जब भी नॉर्मल बात एजीएम में नहीं हो पाता है, अभी भी टाइम बाकी है, तो ईजीएम बुला के बात कर लो भाई। ठीक है, तो रीना होल्ड्स 10,000 shares on which she has paid whole of 10 per shares in the upcoming extraordinary general meeting of the company. She wants to exercise her voting rights as the owner of fully paid up shares. However, the company cannot permit her as she does not have voting right in respect of advance paid by her in respect of first and final call. The restriction will continue till the amount is duly called up by the company. ये तब तक चलेगा जब तक बाकी लोगों का पेमेंट ना हो जाए। याद रहेगा, एग्जाम में यही सब बातों को घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सिंपल पूछेगा, आप बताओ और अपना उसके बेसिस में अपना एक्सप्लेनेशन भी दो, ये किस सेक्शन के आधार पे हो रहा। तब आपको सेक्शन 50 का पूरा चीज को एक्सप्लेन करके बताना होगा, और फिर इन दिस केस रीना ने ऐसा किया और कंपनी रीना को वोटिंग राइट्स नहीं देगा। सिंपल, इसके लिए कौन से तीर मारना है? सिंपल बात है, सेक्शन का तीर मारना है। मैंने हम लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं ना, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, इतना डिफिकल्ट मत। ठीक है, क्यों करना है आपको उसका बेसिस बताना पड़ेगा, भाई किस सेक्शन में ये चीज बोला हुआ है। ठीक है, आप लोग कभी डिबेट देखते हो? डिबेट पसंद है? डिबेट देखते हो ना सुधांशु त्रिवेदी जी को? ऑब्वियसली अगर डिबेट देखना है तो सुधांशु त्रिवेदी जी को बिल्कुल देखो। ठीक है भाई, एडमायरेबल पर्सन है। ऐसा इंसान हर देश में, हर देश में नहीं हर स्टेट में एक पैदा हो जाए तो हमारा देश सुधर जाएगा। इतना नॉलेजेबल पर्सन, बहुत बहुत इतना नॉलेजेबल पर्सन मैंने ढूंढने से भी नहीं मिला। और हर चीज के बेसिस पे उनके पास कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर वो हारा हुआ साइड में भी होता है फिर भी वो जीत जाता है। आप एक रिसेंटली उसका एक तर्क वायरल हुआ, उस तर्क में आप सोचो कि किस तरह से प्रूव करते हैं किसी भी चीज को। जैसे बीजेपी रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत काफी खराब है, स्पेशली जहां जहां राम मंदिर रिलेटेड जगह है या राम रिलेटेड जगह है, वो हर जगह में बीजेपी हारा है। आपको एक डेटा दे रहा हूँ, और ये डेटा कांग्रेस ने ढूंढ ढूंढ के निकाला। ठीक है, बीजेपी तो ऐसे ही थोड़ा सा खराब लगा कि भाई मैंने हम लोग राम को रीएस्टेब्लिश करने के लिए इतना कोशिश किए, ठीक है, लोगों के दिल में, लेकिन राम जी की जगह में हमें वोट नहीं मिला। अयोध्या तो छोड़ो, अयोध्या के अलावा और भी जगह में ऐसा हुआ है, तो जो हकीकत है वो तो है। तो कांग्रेस एकदम ढूंढ ढूंढ के जहां जहां की, जहां जहां मैंने राम रिलेटेड मैटर है, ठीक है, वो हर जगह में बीजेपी को सीट कम मिला है या तो बीजेपी हारा। तो फिर ऑब्वियस बात है कि ये बात सुन के कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट उसको क्या लगेगा, खराब लगेगा। लेकिन इस बात को भी तोड़ने का सुधांशु जी के पास कितना सुंदर सा मैंने पॉइंट है, आप सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे कि ऐसे इस तरह का होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वो बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि जहां जहां राम जी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो हर जगह में हम लोग हारे हैं। कम से कम इस हार के चक्कर में कांग्रेस वालों ने ये तो मान लिया कि राम जी का अस्तित्व लेके जिन लोग क्वेश्चन किया था, क्योंकि कांग्रेस हमेशा बोला है कि राम काल्पनिक है। ठीक है, ये कांग्रेस का हमेशा से रहा है, इसीलिए तो बीजेपी को ही राम मंदिर बनाना पड़ा। बाकी सब पार्टी तो इसको इग्नोर ही किया है, उल्टे मारपीट करके खत्म किया है। चलो मैं उस मुद्दे पे भी नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्या बोल रहा है कि कांग्रेस तो राम जी के जगह को लेके ही बात उठा रहा है ना। तो त्रिवेदी जी का सिंपल बात है सुधांशु जी का कि तो फिर आप लोग राम जी का जगह है मानते हो, तो अल्टीमेटली विरोधी के पॉइंट पे ही विरोधी को मार देता है। अगर तो उन्होंने फिर से बोला कि अगर ऐसा हार बार बार मिले तो हमें स्वीकार है, क्योंकि हर बार हार में अगर राम जी का अस्तित्व बार बार प्रूव होता है तो ऐसा हार 1000 बार मिले। पॉइंट इज दैट कि जस्ट इमेजिन कि विरोधी किस बात पे तुमको क्या बोल रहा है, तुमको उसका ऑपोजिट में क्या प्रमाण देना है, क्या बात करना है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और लॉ में ये बहुत काम का चीज है। क्यों? क्योंकि देखना, जो लोग अच्छा डिबेट लड़ता है वो हर चीज के पीछे एक प्रमाण भी साथ में लेकर जाता है। उड़ीसा का भी एक है संबित पात्रा, ठीक है, वो तो यूपीएससी क्रैक वाला एक ऑफिसर्स भी है, ठीक है, पूरी से जीता है रिसेंटली, ठीक है, बहुत दिन से एमपी है संबित पात्रा। ये लोगों को देखना दो कि अगर किसी चीज पे बात करना है तो उसका एविडेंस भी संग लेके रहता है, क्योंकि सिर्फ बात करने से नहीं होगा, आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा और उस एविडेंस को क्रैक भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बक दे। तो ये लॉ का कॉन्सेप्ट भी तो वैसे ही है ना, कि अगर तुमको किसी चीज पे कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम ऐसे नहीं हाँ होगा, नहीं नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल अंडर लॉ, ऐसा जवाब से नहीं होगा। ना है तो क्यों ना है, हाँ है तो क्यों हाँ है, दैट्स एवरीथिंग। अब इसको समझाने के लिए इतना दिमाग तो आप लगा ही सकते हो कि लिखना क्या पड़ेगा। बहुत लोगों को ना ऐसे बोलना पड़ता है कि कैसे लिखना है, चलो आपको पैटर्न बताते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। अरे कैसे लिखना है? जैसे किसी को समझाना है वैसे लिखना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कहना क्या चाहता हूँ। आपको कैसा लिखना है, वैसे लिखना है जैसे किसी को आप समझा सको, जो आपसे पूछ रहा है कि भाई ऐसे नहीं हाँ है कि ना है बोलो, ऐसा नहीं बोलने से नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि किस सेक्शन में कहा इस बारे में बोला, तो उस सेक्शन का पॉइंट को उठाओ, तो फिर उसी के आधार पे हम इधर इस चीज को हाँ या ना मानते हैं। ऐसे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत लोग जो लोग थोड़ा कट्टर होते हैं मानते नहीं है। ये राम मंदिर अयोध्या में एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बात विवाद हुआ, क्योंकि उधर बाबरी मस्जिद का एक पूरा ढांचा था, इसको लेके हिंदू मुस्लिम बहुत प्रॉब्लम भी हुआ है, चलो उसको मैं साइड में रखता हूँ। लेकिन उधर राम मंदिर है, इसका प्रमाण देने के लिए कितना तथ्य, कितना डेटा, और उसके ऊपर बेस करके कितना चीज जो फॉरेन से भी मंगवाया गया है, उसका क्रिटिकल चीजें हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही एक डिसीजन नहीं ले सकता, हर चीज के बेसिस में प्रूफ देना पड़ा, तब जाके राम मंदिर को बनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि हिंदू मेजोरिटी देश है तो हिंदू जाके वहां पर मंदिर बना लिया, नहीं कर पाया सर। ऐसे चाहे तो कर सकता है, बट मुझे लगता है हिंदू इतना कट्टर नहीं है, अगर होता तो ये कब का हो जाता, है ना। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अगर करना था तो कट्टर हिंदू लोग भी जाके कर सकता था, कट्टर हिंदू का संख्या भी उनके संख्या के समान हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही चले, प्रूफ दे के ही करें। ये चीज बहुत मायने रखता है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। इतना मारपीट, इतना लाश गिराना, बहुत कुछ हुआ, किसी को खराब लगा किसी को अच्छा लगा, लेकिन फिर भी इंतजार तो करना पड़ा ना कि एक सुप्रीम कोर्ट है, एक न्यायालय है, वो विचार करेगा, विचार व्यवस्था पे भरोसा करना है। जैसे लॉट्स ऑफ थिंग, अगर जबरदस्ती लेना था तो लिया जा सकता था, है ना। इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिक वे में चला ना, ये बहुत बड़ी बात। बाकी हाँ, मैं मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर तबका को तो बहुत दुख पहुंचा है, क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ा है। हाँ एग्जैक्ट, लॉ नहीं मानता है, जो लॉ नहीं मानता उसी को कट्टर कहलाता। प्रूफ देना पड़ा, बहुत प्रूफ देना पड़ा, तब जाके ये सब। इवन कोरिया से भी प्रूफ आया, साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया का जो डिनास्टी है ना, वहां पर तो किंग का डिनास्टी है। साउथ कोरिया का जो मेन क्वीन है, जिनको वो लोग अपने जगह में एक भगवान स्वरूप मानते हैं, जैसे हम लोग अपना मानते हैं ना, तो साउथ कोरिया का जो क्वीन है वो अपने आप को राम का ही रिलेटिव मानता है। हाँ, मैंने अयोध्या का जो फैमिली था उसी का असेंडेंट है।
वो भी नहीं है, वो क्वीन भी नहीं है, क्वीन को वो लोग पूछते हैं साउथ कोरिया। उनका रिलेशंस में जो लोग हैं वो लोग अभी भी जिंदा हैं, तो वो लोग भी आया था समथिंग। अब इसमें मतलब तथ्य प्रमाण करने के लिए कहां कहां तक बात को जाना पड़ा, मैं उसके बारे में बात करूं। ऐसे तो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, बोलने के टाइम पे मेरे को भी चिंता होता है कि क्या पता किसको क्या लगे, लेकिन क्या है ना, कुछ बातें जो है जो हुआ है वो मैं छुपा नहीं सकता, क्योंकि मैं पढ़ाने के टाइम पे ना इतना ना वो सच धज के पढ़ा नहीं पाता। जो है वो है, बोलने के टाइम पे समझाने के लिए जो दिमाग में आता है मैं बोलता हूँ, उतना स्क्रिप्टेड मेरे से नहीं होता है। जो भी हो, आई होप आप मैं ये इतना बताना था सर, लिखना क्या पड़ेगा, क्या समझाना पड़ेगा, इसको समझाने के लिए मैं इतना सारा बात किया। ऐसे लिखो, ऐसे समझाओ, अगले को समझना है, कॉमन सेंस। इसीलिए मैं आपको पहले एक बात कर रहा था ना क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि आज के एजुकेशन सिस्टम में एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है। ये बात क्यों उठाया था जानते हो? क्योंकि आज के एजुकेशन सिस्टम एनालिसिस एबिलिटी नहीं देता, लेकिन सीए का पढ़ाई फुल्ली एनालिटिकल है, तभी बच्चे लोगों को टफ लगता है। सब एमसीक्यू पढ़ पढ़ के पास होता है, और इधर आके भी एमसीक्यू ढूंढता है, कहाँ मिलेगा? फिर भी थोड़ा सा किया, लेकिन वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ये एमसीक्यू डिफिकल्ट है, ये वो ऐसे वो हाँ ना वाला एमसीक्यू नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन से भी डिफिकल्ट है। ये एमसीक्यू फुल्ली डिफिकल्ट एमसीक्यू है, ऐसा एमसीक्यू नॉर्मल स्कूल लेवल में नहीं होता है। वही चीज है। ये तो फिर आप लोग एक चीज समझो, ये जो प्रोफेशनल पढ़ाई है इसमें अगर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होगा तो आप ये सब पढ़ाई पास नहीं कर पाओगे। चाहे आप मेरा ये जो 15-20 मिनट का वेस्ट जो मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको कितना भी बुरा मानो, बट इट्स ए हार्डकोर ट्रूथ, है ना? तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ सर। चलो, Moonstar Machineries Limited is authorized by its article to accept the whole or any part of the amount of remaining unpaid calls from any member, even if no part of that amount has been called up by it. Anand, a shareholder, deposits in advance the remaining amount due on his partly paid up shares without any calls being made by the company. Advise the company about the validity of accepting money in advance. क्वेश्चन समझ में आया? मूनस्टार इज ऑथराइज, अपने आर्टिकल में सब कुछ लिख के रखा है, जो उसका रूल बुक है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है एओए को, तो आर्टिकल में लिख के रखा है एक्सेप्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट और रिमेनिंग अनपेड कॉल्स फ्रॉम एनी मेंबर इवन इफ नो पार्ट ऑफ द अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप बाय इट। माने बेसिकली वो एडवांस ले सकता है, ठीक है। आनंद द शेयर होल्डर डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज पार्टली पेड अप शेयर्स विदाउट एनी कॉल्स बीइंग मेड बाय द कंपनी। तो आपको सिंपल एक जवाब मांग रहा है कि एडवाइस द कंपनी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टिंग, क्या ये वैलिड है? आर्टिकल में लिखा है तो बिल्कुल वैलिड है। तो इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशंस गिवन बाय द आर्टिकल, Moonstar Machineries is permitted to accept the advance amount received on unpaid calls from Anand. In other words, this is a valid transaction. इसी को लिखने का 3 नंबर देता है। अब बोलोगे सर 3 लाइन ही तो लिखा, लेकिन टू दी पॉइंट लिखो। टू दी पॉइंट आंसर लिखोगे तो आंसर नंबर मिलेगा, 1 रहेगा तो 1 मिलेगा, 2 रहेगा 2 मिलेगा, 3 रहेगा 3 मिलेगा। जितना जरूरत है उतना बताओ, ना एक्स्ट्रा ना कम। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शंस टू पेड अप अमाउंट। चलो, सेक्शन 51, ये तो पूरा एकदम वो सोच रहा है सर अभी भी कब पे कर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू पेड अप अमाउंट, सेक्शन 51, द कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। बार बार आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए, आर्टिकल में जो लिखा रहेगा वही कंपनी को करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है, द कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल मे बी परमिटेड टू पे डिविडेंड्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। माने किसी का पूरा अमाउंट पेड नहीं है, किसी का पूरा अमाउंट पेड नहीं है, तो क्या फिर भी कंपनी डिविडेंड इशू कर सकता है? इसके लिए अगर आर्टिकल में लिखा है, सपोज तुम्हारा 10% कंपनी को पे करना है, मैंने आपको बोला था 1 लाख शेयर आप होल्ड करते हो, ठीक है, तो 1 लाख शेयर पे 10% कितना होता है? 10 लाख। अब मानो आपने 10 नहीं दिया था, मे बी 7 दिया था, 3% स्टील आपका पेंडिंग है। तो क्वेश्चन ये करता है कि अगर 7% पेमेंट किया है 10% की जगह 3% बाकी है, तो जो बंदे का, सपोज ऋषभ का ही किसी कंपनी में 7 लाख पेमेंट हो चुका है, 1 लाख इंटू 7% करके, बस 3% करके अभी भी उसका बाकी है, तो क्या कंपनी ऋषभ को डिविडेंड देगा? क्या दे सकता है?
द आंसर ना तो हाँ है ना तो ना है, ठीक है। इसका आंसर हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है। इसका आंसर है इफ द कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल मे बी परमिटेड टू पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अपॉन ईच। माने आधा अधूरा पेमेंट में भी डिविडेंड पे किया जा सकता है अगर आर्टिकल में लिखा हो तो, समझे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी में डिसाइड टू पे डिविडेंड ऑन प्रो राटा बेसिस। आप लोग प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़े हो ना, जब एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो फिर किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके प्रो राटा बेसिस में करते हैं। इफ ऑल द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर नॉट इक्वली पेड अप, ठीक है, अगर पूरा नहीं है तो जितना है प्रो राटा पर प्रोपोर्शनल बेसिस है ना, तो प्रोपोर्शनल बेसिस में हो सकता है। हाउएवर इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एट ए फिक्स्ड रेट। लेकिन इक्विटी के केस में आप प्रोपोर्शनल माने आपका शेयर के हिसाब से आपका डिविडेंड जितना प्रोपोर्शन होगा उसके परसेंटेज में आपको प्रोपोर्शनल डिविडेंड मिल सकता है। एग्जाम्पल के रूप में कंपनी कभी कभी बोलता है कि 10% डिविडेंड दिया जाएगा फेस वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं, ठीक है। फेस वैल्यू पे डिविडेंड होता है तो डिविडेंड 10% है या 20% है, कभी कभी तो और भी ज्यादा होता है, 600% 700% भी डिविडेंड होता है। इट्स नॉट वेरी बिग थिंग। आपको लगता है 600% 700%, आपको दिखाओ, आपको मजाक लग रहा है, चलो यार। प्रमाण लाएंगे त्रिवेदी जी की तरह। कोई भी एक रैंडम पिक कर रहा है, मेरे को भी नहीं पता कहाँ मिलेगा। सर आईटीसी दिया था कुछ टाइम पहले। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा रे बाबा, अरे मैं देखता हूँ तभी ना बोलता हूँ। अब पढ़ाने के टाइम पे सब डेटा लेके तो ऐसे बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूं ना सर, ठीक है। स्क्रिप्टेड होने से जितना स्क्रिप्ट लेके आऊंगा उसी में पढ़ाऊंगा। एक सेकेंड, लुक एट द कॉर्पोरेट एक्शंस। देख देख, बोला ना त्रिवेदी जी की तरह मैं भी हमेशा प्रमाण रखता हूँ, नहीं तो बात नहीं करूंगा। तुमको पता है मेरे कुंडली में लिखा है मैं तार्किक हूँ, मैं लॉजिकल हूँ। तो कुंडली के अगेंस्ट में कैसे जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, समझे। तो ये 7.5 का जो डिविडेंड है, ये एक्चुअली इसका अब 750 कैसे हुआ, इसका एक्चुअली फेस वैल्यू है 1 टका। 1 का 750% ही तो होता है 7.5 टका, तो इसका फेस वैल्यू है 1 रुपी, तभी 750% डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड का अमाउंट हो रहा है 7.5 टका। अब आप जितना शेयर होल्ड करोगे पर शेयर पे 7.50 करके आपको मिलेगा। ये 23 मई को ही कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और 4 जून तक जो लोग कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा उनको कंपनी देगा, ये फाइनल डिविडेंड है। समझे। अगर 10 के ऊपर होता 750% तो 17 टका 50 पैसा हो जाता, बहुत बड़ा। हाँ 10 का 750% 75 हो जाता, हाँ 75 हो जाता, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सब ना जानबूझ के कंपनी करता है, अंदर में ऐसा खेल खेल लेगा, ठीक है। 750% भाई, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वही एक रीजन, लेकिन आईटीसी डिविडेंड जब देता है, मेरा है तो शेयर, ठीक है, अच्छा खासा ही देता है। आईटीसी, कोल इंडिया, ठीक है, 4-5 कंपनी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है, डिविडेंड चप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ हाँ कोल इंडिया ठीक ठाक है, खराब है ना। रिसेंटली तो बीपीसीएल भी अच्छा डिविडेंड दिया है, भारत पेट्रोलियम। चलो कहाँ चला गया भाई, कहाँ भारत छुपा। पेट्रोलियम था मेरे पे शायद पहले। था तेरे पास, चलो। जी सर, जब भारत दाम कम रहा। भारत पेट्रोलियम तो अभी बोनस दिया है, बोनस पर शेयर पे एक एक करके, एक शेयर में एक शेयर रिसेंटली दिया है। सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान भी दे रहा है। हाँ नहीं मेरे पास नहीं, मेरे तो स्टूडेंट के पास है, वो मेरे को रोज पूछता है सर इसका क्या होगा। उसका क्या किया ना, शेयर का दाम कम कर दिया, उसका इन्वेस्टमेंट था 38,000 का, दिखा रहे 18,000 का। वैसे मेरा बाकी 20,000 कहाँ गया। मैं बोली रुक जा, वह सेटलमेंट होने दे, ठीक है। तो टाइम दिया है कुछ 15 जुलाई तक, उसके बाद सेटलमेंट होगा तो उसका शेयर का अमाउंट भी बढ़ जाएगा और ये भी हो जाएगा। वैल्यूएशन शुरू में चेंज नहीं होगा, पर धीरे धीरे
जैसे ही शेयर का दाम कम हो गया है ना, तो बहुत सारा लोग और भी परचेज करेगा, जिनको कुछ अता पता नहीं है, उसको लगेगा कि शेयर का दाम गिर गया है, कुछ गिरा उरा नहीं है, ठीक है, वो वैल्यूएशन सेम है, लेकिन जैसे ही कम दिखेगा बहुत लोग एकदम सीधा आके खरीदेगा, जैसे ही खरीदना चालू करेगा ऑटोमेटिकली शेयर का दाम बढ़ेगा, और जो लोग इतना दिन से होल्डिंग में है उनको गेन होगा, वो चाहे तो निकल भी सकता है प्रॉफिट करके। ये मार्केट का खेल तुमको मैं क्या बताऊं, इसलिए लॉ को अच्छे से जानो, ठीक है। आप लोग मार्केट को ना एकदम मैंने जैसे हाथ का रेखा होता है ना वैसा समझ जाओगे ये सब सब्जेक्ट्स को। अब मैं जब तुम लोग देखना, ये जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास में पढ़ने आते हैं, मैं उनको मार्केट का बात थोड़ा सा ही करता हूँ, ज्यादातर अंदर का बात करता हूँ, और रेगुलर बेसिस में अंदर का बात करने के कारण क्या होता है, जो बोलता हूँ उसका 80 to 90% ठीक हो जाता है, 10% कभी कभी इधर उधर होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि भाई रोज एक इंसान कैसे सही बोलता है, लेकिन मैं जो ये सही या गलत जो भी होता है, ये जो सही बोलता हूँ, ये सही बोलने के पीछे में मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसका एक ही क्रेडिट है, मेरा सब्जेक्ट के प्रति एक डिटेल्स नॉलेज होना, और कोई रीजन नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, देखो उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, बट आप लोगों के पास है, इसलिए आप लोग जोर कदम से जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ, आप लोग फील नहीं कर पाओगे कि कब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा ना, अंदर से पता हो जाएगा कि भाई एक जैसे बोलो ना, डिविडेंड डिक्लेयर होने से शेयर के दाम पे क्या होगा, उन लोगों को क्या पता जो सिर्फ मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं और अल्टीमेटली गवाते हैं 90% लोग। लेकिन आप लोग तो जानते हो, जानोगे धीरे धीरे सारा चीज कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करने में क्या होता है, बोनस डिक्लेयर करने में क्या होता है, सब चीज का पता कर पाओगे, तो उसका इम्पैक्ट पता कर पाओगे। आप लोग क्यों बोर हो गए ये सब पढ़ाई करने के टाइम पे, है ना, नहीं से लॉ समझ में है क्या। चल आगे चल। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम माने मजा है, डिस्काउंट माने सजा है। अरे रिसेंटली बड़े बड़े कंपनी वोडाफोन आइडिया, हाँ, वोडाफोन आइडिया अपना एक शेयर का दाम रखा ओपन मार्केट में 10 टका। तुम सोचो, इतना बड़ा कंपनी का शेयर एक चॉकलेट के दाम से भी कम है। तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर वोडाफोन आइडिया बड़ा कंपनी है, शेयर खरीद ले। हमने हाँ खरीद ले, दिक्कत नहीं है, बहुत कम दाम है, हमने हाँ खरीदना, बिल्कुल खरीद, थोड़ा बहुत जो भी पैसा आएगा बेच देना, पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो गेन हुआ, मेरे को पता था गेन होगा, क्यों, 10 टका का शेयर ना, और ये इंडिया है, सस्ता चीज पे हर कोई भागेगा, और जब सस्ता चीज पे हर कोई भागेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका एक प्रीमियम वैल्यू आ जाएगा, Yes. और बात में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैं 10 का शेयर खरीदने बोला, मुझे वोडाफोन आइडिया कंपनी में कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसका जो करंट स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा एयरटेल और रिलायंस के कंपेयर में, जियो के कंपेयर में, ये बहुत डाउटफुल सिचुएशन। तो कंपनी वाइज मैं बहुत रॉन्ग, मैंने बेसिकली मेरे को कोई पसंद नहीं है कंपनी, लेकिन हाँ वो तो सबको ही बड़ा है, वो ट्राई का रूल के कारण रिलायंस वगैरह सब बड़ा है ये। हम्म, लेकिन ये 10 का शेयर बढ़ेगा, ये मेरे दिमाग में कैसे काम किया, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए पता चला, क्योंकि 10 का चीज पे सब भागेगा, तो प्योर डिमांड सर सप्लाई अभी काम है। 17 रुपीज है ना शायद, हाँ अभी 17 16, हाँ रुपीज। वो लिस्टिंग में हिट किया था 13 14 16 पे, 6 टका पर शेयर में ग्रोथ दिया था, तो 6 टका कम होता है। तो मैंने यहाँ पर कोई शेयर एनालिसिस नहीं किया था, गॉड प्रॉमिस बोल, मैं सिंपल डिमांड एनालिसिस किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में था सस्ता पे, एक तो वोडाफोन आइडिया लोग जानता है कंपनी के बारे में, नाम तो है इसका, करंट फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा है, लेकिन इसका डिमांड के कारण ही इसका दाम बढ़े, और मैं सिंपल एनालिसिस करके सबको बोला था ये शेयर का दाम बढ़े, आराम से करते। अब बाकी ज्यादातर लोग तो वोडाफोन का शेयर 10 में मिल रहा है, ले 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 ले, मैक्सिमम का सोचा था, लेकिन बढ़ेगा गिरेगा किसको पता। लेकिन मैं जो आंख बंद करके बढ़ेगा बोला था लिस्टिंग में, उसका मेन रीजन यही था कि डिमांड, सस्ता चीज इंडिया में बहुत बिकता है भाई, अंदर कुछ हो या ना हो। सर तभी तो पेनी स्टॉक्स में लोग इतना लगाते हैं। हाँ तभी पेनी स्टॉक में इतना लोग पैसा लगाता है। आज ही मेरा एक स्टूडेंट को उसने किसी ने बोला, उसका कोई दोस्त एक शेयर में पैसा लगाया, अभी सेल नहीं कर पा, सेलर ही नहीं है इसका। नहीं सर, खरीद तो वेट लिया, करना होता है ना काफी, मतलब सही टाइम पे निकलना, और मिस हाँ, कर दी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर लफड़ा मैंने पैसा पड़ा पड़ा रहेगा उसका। नाम क्या बोल रहा था यार, मैं तो पेनी स्टॉक का खोज भी नहीं रखता।
मेरे को वो रातों रात राजा नहीं होना है। मेरा एक स्टूडेंट मेरे को मैसेज करता है, ये वाला शेयर ले लो, राजा हो जाओगे। हाँ, राजा हो जाओगे, ठीक है। तो मैं उसको मैसेज करता हूँ कि तू हो जा राजा, मुझे अपना मंत्री बना लेना। Since there is no restriction imposed by the act on the sale of share at a premium, शेयर को प्रीमियम में इशू करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना 10 का चीज को 1000 बोल के बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कस्टमर है तो कोई दिक्कत है। इफ द मार्केट, क्या बोला, इफ मार्केट एग्जिस्ट, इसी को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जैसे अमेरिकन इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। चाइना या रशिया का मार्केट को क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, क्या चाइना पूरा पूरी सोशलिज्म मेंटेन कर पा रहा है? तो फिर चाइना को शेयर मार्केट रखना ही नहीं चाहिए। क्या समझे? हम लोगों को पढ़ाने के टाइम भी बोला जाता है चाइना है। ऑब्वियसली सोशलिज्म में तो गवर्नमेंट कंट्रोल पूरा होगा, मार्केट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, जो करेगा सरकार करेगा। तो फिर शेयर मार्केट ही नहीं रहना चाहिए। प्राइवेटाइज बैंक भी नहीं होना चाहिए। ये जो एक बैंक चलता है HSBC, हांगकांग संघाई बैंक ऑफ चाइना, कोल इंडिया में भी बहुत है। ये भी तो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम करता डलहौजी में उसका पुराना बिल्डिंग है, रॉयल बिल्डिंग। है एकदम, ठीक है। ये सब तो फिर फॉरेन में भी नहीं आना चाहिए, है ना? तो फिर कैसे काम कर रहे हैं? हाथी का दांत। चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि अगर पैसा कमाना है तो मार्केट इकोनॉमी को ओपन करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं है। फिर रशिया ने टू मच सोशलिज्म करके अपने आप को बर्बाद कर दिया है। ये मार्क्स, स्टालिन, ठीक है, बड़े बड़े सब इन नेता है ना, जिनका थियोलॉजी लेके, थियोलॉजी समझते हो ना, थ्योरी, आइडियोलॉजी, उनका आइडियोलॉजी बंगाल में भरा पड़ा है, कम्युनिस्ट, ठीक है। हमारे वो सब अभी दरवाजा बंद पड़ा है। लेनिन सॉलोनी बोल के एक जगह है, लेनिन सॉलोनी, ठीक है, स्टालिन सॉलोनी, कोलकाता में। मतलब यहाँ पर तुमको भगवान जी का कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। लेनिन यहाँ पर भगवान है, अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं लेनिन भगवान। रशिया का लेनिन भगवान देखो क्या करके रखा है। कार्ल मार्क्स बोला था कि इंडिया का जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, ये अगर बंदर को भगवान माने तो इनका क्या औकात है। ये जो CPIM ब्रैकेट में एम लिखा होता है ना, इसका नाम होता है मार्क्सिस्ट। वो कार्ल मार्क्स है, उनका थ्योरी में पढ़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बिना पढ़ के नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, अपना अपना थ्योरी अपने जगह, उसको रेस्पेक्ट, लेकिन किसी और के कॉन्सेप्ट में आघात क्यों कर दे? मैं तो तुमको आघात नहीं कर रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो कि बंदर को जो भगवान मानते हैं वो क्या, उसका औकात ही क्या है? अब देखो औकात क्या है, अब देखना औकात क्या है। इतना बड़ा देश है रशिया, 14 करोड़ पॉपुलेशन है, काम करने का लोग नहीं है। अमेरिका यूरोप से पंगा लेके परेशानी में है, भारत से दोस्ती का हाथ छुड़वाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर सब उसका एनिमी हो जाएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन भारत को भी देखो, किसी को नहीं सुनता है आजकल, ठीक है। हम लोग बंदर को भगवान मानते हैं, बंदर को क्या, हाथी को भी मानते हैं, है ना? आई एम नॉट, मैंने, ठीक है चलो, मैं, मुझे मुझे रशिया कंट्री अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं जो ये जो थियोलॉजी ये लोग बना के रखा है, अपने देश में प्रॉपरली कुछ भी यूटिलाइज नहीं है, और उनको थियोलॉजी को यूज करके हमारे देश को बर्बाद करते हैं, इसका क्या मतलब? अरे भाई, प्राचीन काल से कुछ सिस्टम चले आ रहे हैं, समझ में नहीं आता तो क्या कुछ भी बोल दोगे? समझने का कोशिश करो। जैसे हम लोग यहाँ पर मार्क्स को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, हाँ मार्क्स क्या बोला है, लेनिन क्या बोला है, तो तुम भी पढ़ो ना, रामचरितमानस पढ़ो ना, हनुमान चालीसा का मतलब समझो ना। नहीं समझ में आए तो किसी एक्सपर्ट्स के पास जाओ ना। हाँ, समझा? तो फिर किसी और के बारे में कुछ भी एक बक देना, और उनको, हमें खराब उनको नहीं लगता। हमारे देश में जो लोग उनको पूछते, मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इवन कुछ कुछ लोगों में डायरेक्टली बोलता हूँ कि भाई, जो अपने माँ को रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, वो किसी का माँ को भी रेस्पेक्ट करने का नाम ले, वो कभी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। पहले अपने माँ बुरा हो, गंदा हो, कपड़ा खराब हो, अपना माँ अपना ही माँ है। उसके बाद किसी और का माँ कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी महंगा साड़ी पहने, ठीक है,
वो दूसरे का ईमान है। बात सुनने में खराब लगता है, फिर मेरे साथ झगड़ा नहीं करता है, चुपचाप मुंह नीचे करके गुस्सा करके जाता है, नहीं मेरे थ्योरी पे आवाज उठा रहा है। मैं थ्योरी पे आवाज नहीं उठाता। थ्योरी पे आवाज उठा रहा हूँ क्या? मैं बस बोल रहा हूँ कि भाई जो तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं तुम उसके पीछे काय को भाग रहे हो। समझता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हो। तो जब भी चाइना क्या दिखाया समझ ना, सोशलिज्म के आड़ पे अल्टीमेटली वो कैपिटलिज्म घुसा है ना, इसीलिए मैं इतना सारा बात किया। सब मिक्स रहेगा सर, इसलिए इंडिया का पॉलिसी में धीरे धीरे मैं भी मैच्योर हो रहा हूँ ना मेरे को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हाँ अल्टीमेटली चाइना भी तो मिक्स ही हुआ, नाम का सोशलिज्म था। अब रशिया को भी डेवलप वापस अगर पूरा पूरी कंट्रोल करने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है, चाइना जो इतना ज्यादा सोशलिज्म का डंका मारता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंसिडर किया है, नहीं तो ये डेवलपमेंट कहाँ से, इतना पैसा कहाँ से, फॉरेन मार्केट का पैसा काय को लेता है फिर। एफआईआई जब चाइना मार्केट में ग्रोथ नहीं आता सारा पैसा इंडियन मार्केट में डालता है, और जब इंडियन मार्केट में ग्रोथ नहीं तो चाइना में डालते हैं, तो फिर फॉरेन का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो फिर इतना समझ में आपको आ रहा है कि अगर मार्केट है तो जितना मर्जी प्रीमियम में बेचो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। यहाँ पर आर्टिकल का मैटर नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द एक्ट, माने कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन सेल ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड इफ द मार्केट एग्जिस्ट। A company may issue its shares at a price higher than their face or nominal value, but the act does regulate the disbursement of the amount collected as premium through section 52। माने ये जो प्रीमियम का पैसा मिलेगा इसका डिसबर्समेंट कैसे कंपनी करेगा, कहाँ यूज करेगा, इसके लिए एसपीपी अकाउंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, आगे आगे चर्चा करते हैं, इसके ऊपर एक अलग चैप्टर के अंदर भी बात होगा। ये देखो यहाँ पर बोला है द पावर टू इशू शेयर एट ए प्रीमियम नीड नॉट बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय एओ। तुम अभी पूछ रहे थे ना, द पावर टू इशू शेयर एट ए प्रीमियम नीड नॉट बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय एओ, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। सेबी गाइडलाइंस हैव टू बी ऑब्जर्व्ड बाय लिस्टेड एंटिटीज, यानी अगर तुम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो तो सेबी का गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। एज रेगुलेशंस इंडिकेट व्हेन एन इशू हैज टू बी एट पार और व्हेन प्रीमियम इज चार्जेबल। When a company issues shares at a price higher than their face value, the shares are said to be issued at a premium. Face value 10 टका है, अगर 1 टका दाम पे भी एक्स्ट्रा बिकेगा ना तो वो भी प्रीमियम है। वैसे आईटीसी का शेयर का दाम क्या है, ₹1, लेकिन इस मार्केट में क्या चल रहा है, अप्रॉक्स 450 के आसपास, बहुत प्रीमियम वैल्यू में चल रहा है। मार्केट डिस्कवर किया है उसको 450 को, वो भी किसी को कम लगेगा तो 500 भी पार कर दिया था। रिलायंस का एक शेयर का दाम है 10 टका, मार्केट में चल रहा है 3000 पार, क्या ही कर सकते, समझेंगे नहीं। सेकुलर रूल्स रेगुलेशन था, सेकुलर रूल्स था। A share having face value of ₹10 is issued at a price of 14. The amount over and above the face value of ₹10, that is 4, is called practical insight. Lloyd Luxury's IPO, देखो पहले ही बोल दिया, यहाँ पर ये लोग आईपीओ का एग्जांपल उठा रहे मेरे को पता है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। Lloyd Luxury's IPO opens on September 28, 2022 and closes on September 30, 2022. The date of listing on NSE SME and Small Scale Industries का, ठीक है, was October 11, 2022. Tuesday. Fixed issue price against the face value of ₹10 per share is ₹40 per share. Face value है but 40 मिलेगा था, प्रीमियम कितना हो जाएगा, 30 टका। ये ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, यस सर। बहुत सारा भाषण मार मार के पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ लॉ भी चल रहा है, भाषण भी चल रहा है। भाषण नहीं सर, ऐसे फ्लो में आ जाता है, बोल देता हूँ और कुछ नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू एसपीपी आ गया सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सबसेक्शन 1 में बोला है इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, ये कौन सा चल रहा है 52 ना, lay down following principle that shall be observed in regards to premium. Premium may be received in cash or in kind. The amount of premiums so received, whether in cash or kind, shall be carried to a separate account to be known as the SPA, Security Premium Account. The amount
to the credit of share premium account has to be maintained with the same sanctity as paid up share capital. मैंने कहता है कि the amount to the credit of share premium account has to be maintained with the same sanctity to paid up share. paid up share capital को जिस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं इसको भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से आपको मेंटेन करना चाहिए शेयर प्रीमियम को. मैंने कोई नॉर्मल बात नहीं है, एकदम रूल्स रेगुलेशन में तुमको एक्स्ट्रा मिला है बोल के तुम कुछ भी करोगे ऐसा बोलने से नहीं होगा. इसको पेड अप शेयर कैपिटल की तरह ही मेंटेन करना है. इट कैन बी रिड्यूस्ड ओनली इन द मैनर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड अंडर दिस एक्ट. लिबर्टी इज हाउएवर गिवन टू यूज द फंड इन सबसेक्शन 2 and 3. इसका यूज के बारे में आगे बात कर. The amount to the credit of share premium account has to be shown as the separate item in the balance sheet under Schedule 3, Part B of the Act, and it was disposed of either wholly or partly. मैंने पूरा डिस्पोज हो सकता है आधा या पूरा. Then disclosure shall be made how it was disposed. मैंने अगर प्रीमियम का अमाउंट को तुमने डिस्पोज किया माने कंप्लीटली किसी जगह में यूज किया तो तुम्हें उसके बारे में एक नोट देना पड़ेगा कि तुमने किस तरह से इसको यूज किया. डीसीए का फुल फॉर्म क्या बताना चाहते हैं इधर. DCA was of opinion that the amount of premium can't be treated as a reserve as it is the nature of a capital reserve. माने बेसिकली DCA का फुल फॉर्म इधर क्या कहना चाहता है. डिविडेंड करेंट एसेट. चेक कर तो DCA इन कंपनी लॉ बोल के क्या फुल फॉर्म इधर कहना चाहता है. क्या मैंने DCA रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी अभी तक पढ़ाया. कंपनी अफेयर्स बोल रहा है. अच्छा कंपनी अफेयर्स ही होगा. मैंने कंपनीज एक्ट का जो एरिया है उसी को बेसिकली यहाँ पर DCA बोल. ठीक है हाँ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वैसा ही डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ऐसा ही कहना चाहता है. मैंने बेसिकली किसी को ओपिनियन में तो होगा कोई भी काम. तो DCA was of opinion that the amount of premium can't be treated as a free reserve as it is in the nature of capital reserve. मैंने तुम इसको फ्री रिजर्व की तरह किसी भी पर्पस में यूज नहीं कर सकते. ठीक है इसको कैपिटल रिजर्व की तरह स्पेशल पर्पस में यूज करना पड़ेगा. जब आपको कैपिटल रिडेम्पशन करना होगा ना तब आप इसे प्रीमियम यूज कर सकते हैं. फ्री रिजर्व की तरह किसी भी पर्पस में यूज करने का आपको परमिशन नहीं है. रिडक्शन ऑफ द प्रीमियम अकाउंट वाज अलाउड अंडर स्कीम व्हिच एक्सपर्ट्स हैड अप्रूव्ड एज फेयर जस्ट एंड प्रॉपर. ये जो प्रीमियम अकाउंट को रिड्यूस करने का जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम फेयर है, जस्ट है, माने न्याय है एंड प्रॉपर. एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसिप्ट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. देखो ये बहुत वाइटल एक क्वेश्चन है. सबसेक्शन 2 and 3 में बोला है. ठीक है कि कहाँ ये एक्स्ट्रा जब इशू करने के टाइम पे जो पैसा मिलता है मार्केट का जो पैसा है वो अलग चीज है. इशू करने के टाइम पे जो तुमने एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया क्योंकि तुम्हारा कंपनी प्रीमियम वैल्यू पे जैसे जो इशू चल रहा है IPO हो या कुछ भी. ठीक है उसमें अगर तुम उसका बैलेंस शीट ये प्रॉस्पेक्टस चेक करोगे तो शायद उसका फेस वैल्यू आपको 1, 5, 10 ऐसा ही मिलेगा. लेकिन फिर भी कोई कंपनी अपना शेयर 70 में, कोई 80 में, कोई 100 में, कोई 500 में बेच तो रहा है ना. तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम के नाम पे लोगे सर बिकॉज आपका कंपनी का वैल्यूएशन है एटसेट्रा कारण में, तो उसका यूज आप कैसे कर सकते हो, डिसबर्समेंट कैसे कर सकते हो. पहला बात है सबसेक्शन 2 and 3 में कहता है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर. जब आप बोनस शेयर पे करोगे तो इसी के प्रीमियम से आप यूज कर सकते हो. फुल्ली पेड बोनस शेयर माने एक्स्ट्रा शेयर दोगे तो उसका वैल्यूएशन मैनेज करना होगा ना तो वो प्रीमियम से एडजस्ट हो सकता है. ठीक है माने कंपनी तो बोनस दे देगा. सपोज मेरे पास कंपनी का 10 शेयर है. कंपनी मेरे को बोलता है कि आपको 1:1 बेसिस में बोनस मिलेगा. तो 10 शेयर है तो मेरे पास कितना शेयर आ जाएगा, +10 हो जाएगा. अब ये +10 के लिए कंपनी किसी से पैसा थोड़ी ले रहा है, नहीं ले रहा है ना. लेकिन कंपनी को अपने अकाउंट में इसको तो इशू दिखाना पड़ेगा ना. ये जो 10 शेयर कंपनी ने एक्स्ट्रा इशू किया मुझे या फिर और भी शेयर होल्डर्स को 1:1 बेसिस में, तो कंपनी कहीं ना कहीं तो दिखाएगा कि मैंने शेयर इशू किया. तो भाई इशू किया तो क्या दाम पे किया, कुछ तो दाम होगा उसका अकाउंट में. तो वो दाम को एडजस्ट कहां से करोगे, प्रीमियम से कर सकते. दुनिया में कोई भी चीज ना ऐसे ही हमें नहीं होता है. वैसे आप लोगों में हमेशा किसको मैंने एडमिशन के टाइम पे ये सब पूछता हूँ, बहुत लोगों को पूछता हूँ. ठीक है बैलेंस शीट टैली क्यों करता है. ठीक है बहुत लोगों को पूछता हूँ मैं. आपको पूछा था नहीं. ठीक है ये सब मेरा कुछ कॉमन क्वेश्चन है. ठीक है एडमिशन के टाइम पे आएगा, ज्यादा चैट करेगा, सीधा पूछता हूँ कितना जानते हैं, थोड़ा सा ऐसे
ऐसे डिसरेस्पेक्ट से नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन 5 साल में स्पेशली अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो उनको ज्यादा कोशिश करता हूँ। 5 साल अकाउंट्स पढ़ा है, बताओ बैलेंस शीट क्यों टैली करता है? ठीक है, 5 साल अकाउंट्स पढ़ा है, बोलो कैपिटल क्यों लायबिलिटी साइड में? ठीक है, कुछ मेरा ऐसे क्वेश्चंस है, इससे मेरे को एक चीज का पता चलता है कि बंदा रट्टू तोता है कि कंसेप्चुअल। समझे? अगर रट्टू तोता होगा तो वो क्या जवाब देता है, सुनो, सर बैलेंस शीट तो टैली ही करेगा। आज तक तो आज तक तो ऐसे ही होता है, नहीं होता है तो चिंता हो जाता है। कैपिटल क्यों लायबिलिटी साइड में है? नहीं सर, वो तो बैलेंस एडजस्ट करने के लिए, जैसे हम लोग इधर पूरा एसेट बैठा देते हैं, ठीक है, इधर सारा क्रेडिट एंड लायबिलिटी सारा दे देते हैं, तो लास्ट में जो बैलेंस होता है वही तो कैपिटल होता है, तो बैलेंस करने की कैपिटल इधर होता है। ये रीजन नहीं है ना? रीजन क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में होता है। हम अगर मेरा बिजनेस अलग है, हम अपना बिजनेस कैपिटल दे रहे हैं, मतलब टैक्स दे रहे हैं, तो उसका ऑब्लिगेशन है वो हमको वापस करेगा। इसलिए तो सोचो कि एक सिंपल लॉ का कारण से ही ये चीज होता है, ये तो लॉ के कारण ही होता है, अदरवाइज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में इसके बारे में तो कुछ बताता नहीं है। अकाउंटिंग तो बोलते हैं कैपिटल को इधर पुट करो लायबिलिटी में, है ना? इसका रीजन कहाँ छुपा है? लॉ में छुपा है कि बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग कैपिटल को इस साइड में दिखाते हैं। बंदा समझ ही नहीं पाता कि मैं अलग मेरा बिजनेस अलग, ये कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं तो बच्चे को समझ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो बिल्कुल रहेगा, तो वो सारा कॉन्सेप्ट तो बेसिक उस लॉ से ही आ रहा है ना, वही चीज मैं बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, बच्चा को पढ़ाने के टाइम पे एटलीस्ट ये सब बेसिक रिकवर करो ना 11-12 लेवल में। 90% केस में मेरे को जवाब ना ही मिलता है सर, 90% केस में, हार्डली 10% केस में मेरे को कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होता है। वही मैं बोल रहा हूँ सर, इससे इसलिए मेरे को ना स्कूल स्कूल में घूमने का जरूरत नहीं होता है। सर आप मेरे से कुछ पूछे ही नहीं थे, लगता है आपको पता चल गया था टैलेंट मेरा। दर्श पूछता है, बोलता है कि आप मेरे को कुछ नहीं पूछे थे, तो आपको मेरा टैलेंट के बारे में पता चल गया था। उस दिन शायद मैं थका हुआ था, मूड नहीं था। बहुत लोगों को पूछता हूँ मैं, एक्चुअली क्या है ना, वो सिचुएशंस के हिसाब से होता है, बट पूछता हूँ। अच्छा, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मानो आप बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कुछ खर्चा किए थे, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किससे एडजस्ट करोगे? प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हो। राइटिंग ऑफ द इश्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इंक्लूड कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एनी इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर और एनी ऑफ द डिवेंचर। रिडेम्पशन मैंने मानो डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो, तो डिवेंचर रिडीम करने के टाइम पे भी आप प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो डिवेंचर तो आपका लोन है, डिवेंचर आपका लोन है। अब मानो आपने लोन लिया था, अब लोन का इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे, मानो बिजनेस में उतना इनकम नहीं हुआ लेकिन डिबेंचर रिडेम्पशन का टाइम आ गया, तो प्रीमियम से ले लो। इसमें कौन सा अन्याय है? कोई अन्याय नहीं है। जब किसी ने मेरे को शेयर के नाम पे, एक टाइम पे मैंने अच्छा काम किया था, मेरा शेयर का दाम गुडविल के कारण ज्यादा था, लोगों ने भी दिया था, ठीक है, अब मेरे किसी कारण से इनकम कम हुआ है, मेरा डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करने का पैसा नहीं, लेकिन एक जमाने में जब गुडविल खाया था तो वो गुडविल अभी रिडीम करो, क्या दिक्कत है? आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़े हो ना बचपन में, उन्होंने एक चीज हमेशा बोला है कि इंसान को पैसा इसलिए कमाना चाहिए ताकि जरूरत में काम आए। पैसा कमाने का और कोई रीजन नहीं है, ठीक है, इसलिए पैसा कमाओ और संचय करो, ठीक है, सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए जो बंदा फालतू खर्चा नहीं करता है, कंजूस अलग चीज है, फालतू खर्चा का बात कर रहा है, जरूरत में खर्चा नहीं करोगे तो फिर कंजूसी कहलाओगे। लेकिन अगर आप फालतू खर्चा कर रहे हो तो वो मत करो, क्यों? क्योंकि फिर जरूरत में काम नहीं आता है। मानो ये प्रीमियम का खर्चा अगर फालतू चीज में खर्चा कर देता तो फिर डिबेंचर जैसे ऑब्लिगेशंस जो मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस है, इस पे फिर कंपनी का तो टाई टाई फिश हो जाता, मार्केट में क्या बैंकरप्सी लग जाता। इसलिए फालतू चीज में खर्चा ना करके सही समय पे कब तुमको बचा देगा ना, तुम्हारा पुण्य अर्जन था ना, ठीक है, ये तुमने पुण्य कमाया था, ये पुण्य तुम्हारा काम आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं पाप पुण्य का विचार करो, कमाया करो, कब काम आएगा किसी को नहीं पता।
ऐसे हर धर्म में ये चीज बोला जाता है। प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन। बाईबैक, ये बहुत इंटरेस्टिंग इशू है, इसके ऊपर तो नेक्स्ट क्लास में एकदम तूफान होगा। बाईबैक, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि अपना शेयर को ही मार्केट से विड्रॉल करने के लिए खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए मानो आपके पास पैसा नहीं है। अच्छा, पॉइंट उठता है, सर बाईबैक क्यों करे, अपना इशू भी क्यों क्यों किए थे और फिर बाद में विड्रॉल क्यों कर ले, मैंने बाईबैक ही क्यों करने। कभी कभी कंट्रोल कंट्रोल के कारण करते हैं। मैंने बेसिकली आपका मार्केट में कंट्रोलिंग छूट रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट में शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आपके हाथ में शेयर कम है। मानो आपका 51% शेयर होल्डिंग चाहिए होता है ना ऑलवेज, अगर आपके पास मोर देन 50% शेयर होल्डिंग नहीं है तो फिर कंपनी का प्रॉपर कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं है। मानो कि आपका शेयर होल्डिंग मार्केट में 40% में आ गया, और ऐसे मार्केट में कुछ लार्ज प्लेयर आपका शेयर जितना अवेलेबल है उसको खरीद के कंट्रोलिंग लेना चाहता है बोर्ड में। आपको अगर इसका डर लगे ना, क्योंकि मार्केट तो ओपन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 40% को फिर से 51% में ट्रांसफर कर दोगे, और जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी मार्केट में शेयर इश्यूड हो चुका है उसी को वापस खरीद के अपना कंट्रोल को रीएस्टेब्लिश करोगे। ये हाँ, शॉर्टेज ऑफ फंड्स में कीमत है। नहीं सर, डिविडेंड के साथ इसका प्रॉपर रिलेशन नहीं है, क्योंकि बाईबैक से जब तो हम आप मार्केट से शेयर उठाएंगे ना, उसके लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल मैंने शेयर इशू किया था 500 टका में, ठीक है। अब मानो तुम ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर हो, तो क्या तुम 500 में मार्केट में चल रहे हो, तुम मेरे को 500 टका में वापस कर दोगे? मार्केट ही तो दे रहा है 500 टका, तुम क्यों दोगे मेरे को 500 में? तो इसके लिए ना मेरे को एक्स्ट्रा ऑफर करना पड़ेगा, कम से कम 700 600 पर शेयर में कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और वो हैवी अमाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप लोग ये पैसा मेरे को दोगे। हाँ, मैं तो वही एक कारण तो मैं बोला आपको, कंट्रोलिंग। दूसरा एक बड़ा रीजन है मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस को रीएस्टैब्लिश करने के। बहुत बार में ऐसा होता है कि कंपनी के बारे में मार्केट में एक ऐसा सिंपल हो जाता है कि मार्केट में कंपनी का सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो कंपनी अपना सिचुएशंस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, दुनिया के सामने अपना कॉन्फिडेंस बताने के लिए बताते कि भाई देखो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना शेयर को भी मार्केट से खरीद सकता हूँ, वो भी एक्स्ट्रा दाम देके, तो तुम हमें और बिलीव कर सकते हो, अपना औकात प्रूव करने के, समझे। बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे आगे बाईबैक के बारे में थोड़ा चर्चा कर ही लेंगे। अच्छा, और क्या था इधर? अच्छा, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ द इश्यू एक्सपेंसेस, क्या बोला? अच्छा, सबसेक्शन 3 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट एंड सबसेक्शन 1 एंड 2 इट रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एसपीपी अकाउंट इन केस ऑफ, अच्छा, किसी किसी केस में रेस्ट्रिक्शंस है, सॉरी मैंने ये पॉइंट देखा नहीं था, किसी किसी केस में रेस्ट्रिक्शंस है कि आप एसपीपी अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, यह रेस्ट्रिक्शन है। सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133, जैसे कि अगर उनका बोनस शेयर हो 133 में जो आते हैं, या फिर इश्यू ऑफ एक्सपेंस हो, बायबैक हो, वो नहीं कर सकता एसपीपी में। इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसके बारे में डिटेल्स चर्चा होगा, फिलहाल इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन, अच्छा अगर आप लोगों ने प्रीमियम के बारे में जान लिया तो थोड़ा डिस्काउंट के बारे में 5 मिनट जान लो, ये इजी है। सेक्शन 53 में बोला है 10 का शेयर जैसे 12 में बेचने से प्रीमियम होता है, तो 10 का शेयर 9 में बेचने से डिस्काउंट है। शेयर का फेस वैल्यू 100 है, 95 टका में दे रहे हो, तो डिफरेंशियल अमाउंट 5 इज नोन एज डिस्काउंट विच इज बीइंग अलाउड बाय द कंपनी। दो टाइटल ऑफ सेक्शन यूज द वर्ड प्रोहिबिटेड, बट इंडीड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज नॉट फुल्ली प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये फुल्ली प्रोहिबिटेड नहीं है, इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड स्पेशली आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इफेक्टिव फ्रॉम 9 फरवरी 2018। माने बेसिकली आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि आप डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या पॉइंट था, प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, प्रोहिबिशन वर्ड यूज किया है ना। नॉर्मली आज के डेट में प्रोहिबिशन माने प्रोहिबिट का मतलब यही है कि आप डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लॉ आगे क्या कहते हैं, दो टाइटल ऑफ सेक्शन यूज द वर्ड प्रोहिबिट बट इंडीड इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज नॉट फुल्ली प्रोहिबिटेड, इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड स्पेशली आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, जिसका रूल आया था
9 फरवरी 2018 में इसको एनेक्ट किया गया था कि कंपनी फर्दर डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनीज मार्केट में कैपिटल जुगाड़ करने के लिए डिस्काउंट में शेयर इशू करके काफी पैसा मार्केट से रेज कर रहा है, और इसमें गवर्नमेंट को, सेबी को बहुत ज्यादा लॉस वगैरह होता है। करेंटली इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, और उसी के कारण ये प्रोहिबिट वर्ड यूज कर, कहाँ पर बोला है, हाँ, प्रोवाइड्स एनी शेयर इशूड एट डिस्काउंट बाय कंपनी इज वॉइड, करेंटली वॉइड है, माने करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। Subsection 2A is overriding provisions inserted through Companies Act 2017 empower the company to issue shares at discount to its creditor as a result of converting their debt on company into shares as a result of statutory resolutions plan or deep restructuring schemes. क्रेडिटर को कर सकता है क्योंकि क्रेडिटर के पास पैसा बाकी था, ऐसे सिचुएशंस में ये सब हो सकता है, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। फिर सबसेक्शन 3 कहते हैं प्रोवाइड्स द पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद सेक्शन 53, क्योंकि प्रोहिबिटेड एक कॉन्सेप्ट बना है, रिस्ट्रिक्टेड बना है, तो गलत अगर फिर भी आप कोशिश करोगे तो पेनल्टी तो लगेगा ना। तो इसी के बारे में सिंपल माने कहाँ क्या आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा, माने वो कहानी में आगे क्या होने वाला है जैसे पता चल जाता है ना कि अभी लड़की का बाप उसको डांटेगा। Every officer who is in default up to an amount equal to the amount raised through the issue of share at a discount or 5 lakh rupees whichever is less. कंपनी के केस में रिफंड ऑल मनी इज रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 12% एट par annum फ्रॉम द रेट ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर्स। माने कंपनी के केस में जितना पैसा उठाएगा उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगा के पूरा पेमेंट लेगा, और नॉर्मल ऑफिसर के केस में 5 लाख या उससे कम जो भी अमाउंट वो रेज करेगा वो अमाउंट पेनल्टी के रूप में ऑफिसर्स पे लगेगा। तो ये था प्रीमियम रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में स्वेट इक्विटी, बायबैक और जो भी बचा कुचा टॉपिक है मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा और ये टॉपिक को खत्म करूंगा, ठीक है। इन द मेन टाइम आप लोगों को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार ना पूरा पेपर को, ये शेयर कैपिटल डिवेंचर को एक बार गो थ्रू करके आना, बिकॉज ये बहुत वाइटल टॉपिक है सर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा हड़बड़ नहीं करना चाहता, बट आप लोग एक बार पढ़ के आओ, आपको समझने में एटलीस्ट समझे ना समझे गो थ्रू करो। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस आपको मैं दे सकता हूँ कि अगर आप लोग जिस तरह से लॉ पढ़ने का सिस्टम समझ गए हो ना, पढ़ने से कुछ तो समझ में आएगा, इतना गारंटी है, क्योंकि आपको तरीका समझ में आ गया, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye. सर, गुड नाइट सर। Bye, sir. बाय सर, गुड नाइट सर। यस सर, यस सर।